नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ईवा आईएएस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं एकता आप लोगों को साइंस सिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से व्यस्त होंगे कि बहुत ही जल्द आपके एग्जाम की डेट आने वाली है। एकमात्र महीने रह चुके हैं आपके एग्जाम में, है ना? तो आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और हम लोग आज बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की यानी उत्सर्जन तंत्र की। ह्यूमन फिजियोलॉजी हमारे एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। यहाँ से आपको हर साल 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की जाए, उत्सर्जन की बात की जाए कि उत्सर्जन हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? क्या काम है हमारे शरीर में, है ना? इन सब के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक्सक्रीशन की अगर बात की जाए कि हमारे शरीर के लिए ज़रूरी क्यों है? तो एक बात बताइए, हम लोग खाना खाते हैं, पर डे खाते हैं, तो हमारा खाना जो होता है वो डाइजेस्ट होता है और डाइजेस्ट के बाद जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है उसको भी निकलना शरीर से बाहर ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो प्रक्रियाएं चल रही हैं वो सुचारू रूप से चलती रहे, हमारे शरीर के अंदर का जो केमिकल कंपोजिशन है वो मेंटेन रहे, उसके लिए हमें उत्सर्जन की जरूरत होती है। और उत्सर्जन केवल हमें जो खाना खा रहे हैं उसके वेस्ट प्रोडक्ट से ही नहीं मिल रहा है, उसके अलावा बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट हमारे शरीर में बनते हैं। जैसे जब हम लोग, हमारे शरीर में बहुत सारी जैविक क्रियाएं होती रहती हैं, इन क्रियाओं के दौरान बहुत से उत्सर्जित पदार्थ उत्पन्न होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी हमारा एक प्रकार से उत्सर्जी पदार्थ ही है, तो उसको भी शरीर से हमें बाहर निकालना होता है, उसका भी हमें एक्सक्रीशन करना होता है। उसके अलावा अगर आपसे बात की जाए, जैसे हमारे शरीर में यूरिया होता है ना, यूरिया को भी हम लोग शरीर के बाहर निकालते हैं। तो यूरिया क्या है? एक नाइट्रोजनिक वेस्ट है। तो बहुत सारे हमारे उत्सर्जी पदार्थ हमारे शरीर में होते हैं और इस तरह से हमारे शरीर में कई उत्सर्जी अंग होते हैं। जैसे स्किन है, त्वचा हमारा एक उत्सर्जी अंग हो जाता है, क्योंकि ये स्वेटिंग यानी पसीने को बाहर निकालता है। उसके अलावा फेफड़ा भी हमारा एक प्रकार का उत्सर्जी अंग होता है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। किडनी भी हमारा एक उत्सर्जी अंग है, जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालता है। तो जो हम आज एक्सक्रीशन की बात कर रहे हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमारा मेन ऑर्गन होने वाला है वो किडनी होने वाला है। कुल मिलाकर कहें, हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम में बात कर रहे हैं नाइट्रोजनस वेस्ट की, है ना? बाकी वेस्ट की नहीं, हम यहाँ पर नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपने टॉपिक की। तो शुरुआत करने से पहले, अगर हमारे शरीर में कोई प्रोसेस हो रही है, कोई प्रक्रिया हो रही है, तो इसके लिए जरूरी होता है सबसे पहले ये जानना ये प्रक्रिया हो क्यों रही है, इसकी हमारे शरीर में ज़रूरत क्यों है? तो सबसे पहली बात यहाँ पर आपको यही बताई गई है कि जो एक्सक्रीशन है, इसकी हमें ज़रूरत क्यों है? तो एक्सक्रीशन की हमें ज़रूरत है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, है ना? शरीर से चपा-चपई अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। देखिए, जो भी हमारे शरीर में बहुत सारी प्रक्रियाएँ चली हैं, इन प्रक्रियाओं के दौरान जो भी हमारे शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट हैं, उन सभी को बाहर निकालना ही क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं, निष्कासन कहते हैं ना। निष्कासन का मतलब क्या है? निष्कासित कर देना, बाहर निकाल देना, बाहर भेज देना, ठीक है? यही क्या होता है? एक्सक्रीशन होता है। अब जो ये एक्सक्रीशन है, इसमें हम मेनली किन-किन चीज़ों को बाहर निकाल रहे हैं? तो देखिए, जो हमारे मेन वेस्ट होते हैं, मुख्य अपशिष्ट क्या है? अमोनिया होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर है और बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, ठीक है? इन सब को हम शरीर से बाहर निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, अभी हमने मेन ये बात नहीं की है कि हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, क्योंकि अलग-अलग जीवों में अलग-अलग वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है? तो अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर और जो है वेस्ट प्रोडक्ट, इन सभी को जो है हम लोग शरीर के बाहर निकालते हैं, ठीक है? ये हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो कि हम शरीर के बाहर निकालते हैं, ठीक है? उद्देश्य क्या है इसको बाहर निकालने का? तो देखिएगा, इसको शरीर से बाहर निकालने का उद्देश्य है हमारे शरीर का आंतरिक जो भी केमिकल रासायनिक अपघटन, सॉरी, रासायनिक जो भी संगठन है वो मेंटेन रहे, इसके लिए हमें जरूरत होती है एक्सक्रीशन की। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा, कभी कभी आप नमक खाने में ज्यादा खा लेते हैं। वैसे जनरली हम लोग खाने में नमक ज्यादा खाते हैं, आपको पता है हमें पर डे 5 ग्राम पर डे नमक की जरूरत है। लेकिन इंडिया में खाया कितना जाता है? तो इंडिया में खाया जाता है 8 to 10 ग्राम।
इंडिया में 8 टू 10 ग्राम नमक पर डे खाया जाता है, जिसमें से अगर हम बात करें तो 8 ग्राम में कौन है, तो 8 ग्राम में विलेजर्स हैं, गांव के लोग हैं, और 10 ग्राम खा रहे हैं शहर के लोग। अब शहर और गांव में इतना अंतर कैसे आ गया 2 ग्राम का? तो दरअसल जो गांव के लोग हैं मेनली ज्यादातर वो अपने बाहर के खाने को कम इम्पोर्टेंस देते हैं, घर का खाना ज्यादा खाते हैं। शहर में क्या है, जैसे ही आप गली चौराहे से निकले, कुछ ना कुछ आपको ऐसी चीजें बनती हुई नजर आ जाती हैं जिनके स्वाद से ही मतलब इसमें से ही मुंह में पानी आ जाता है। और फिर वो जो भी आप चीजें बाहर खाते हैं स्वाद के लिए, तो उसमें दरअसल अक्सर करके जो मसाले हैं, नमक है, ये सारी चीजें ज्यादा रहती है। इस वजह से जो है शहरों के लोग गांव की अपेक्षा 2 ग्राम नमक ज्यादा खा रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें जरूरत कितनी है, 5 की। एवरेज कितना खाया जा रहा है, 8 से 10 ग्राम। अभी जो 8 से 10 ग्राम नमक ज्यादा खाया जा रहा है, तो इसको शरीर से बाहर निकालना जरूरी है। अगर नहीं निकला तो फिर ब्लड प्रेशर का इश्यू आ जाएगा। और आप देखते हैं कभी कभी अगर आपने नोटिस किया हो कि आप खाने में एक तो ऑलरेडी ज्यादा नमक खा रहे हैं, कभी कभी हम इससे भी ज्यादा नमक खा लेते हैं। और जब हम बहुत ज्यादा खाने में नमक खा लेते हैं तो हमको बार बार प्यास लगती है। और जब हमको बार बार प्यास लगती है, प्यास क्यों लग रही है, तो याद रखिएगा ये प्यास इसलिए लग रही है ताकि हम ज्यादा पानी पिए और हमारे शरीर में फास्ट फिल्ट्रेशन होकर के जो भी एक्सेस का नमक है वो बाहर निकल जाए। क्योंकि देखो अल्टीमेटली इनको शरीर से बाहर निकालना है, और बाहर निकालने के लिए हमें जरूरत किसकी है, पानी की जरूरत है। इसीलिए जो है हमें प्यास ज्यादा लगती है। इसलिए विशेष तौर का ध्यान रखें, खाने में इन सब चीजों का सेवन कम करें, नमक का सेवन कम करना चाहिए, है ना। 5 ग्राम नमक हमारे लिए बहुत है, लेकिन हम खा रहे हैं 8 से 10 ग्राम। आप सोच सकते हैं हम एवरेज से कितना ज्यादा खा रहे हैं, है ना। और हो सकता है ये एवरेज अमाउंट बताया गया है, इससे भी ज्यादा खाने वाले, इसमें ज्यादा भी खाने वाले लोग हैं और इससे कम खाने वाले लोग भी इसी लिस्ट में शामिल है। तो आप देख सकते हैं कि आप कितना नमक खा रहे हैं ना। तो ये सब शरीर से जो एक्सेस में हमने खाया है उसको बाहर निकाल रहे हैं, ताकि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन रहे। अगर ये नमक एक्स्ट्रा जो है वो बाहर नहीं निकलेगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो हमारी शरीर का जो आंतरिक रासायनिक संगठन है वो मेंटेन रहे, इसके लिए हमें जरूरत होती है एक्सक्रीशन की, उत्सर्जन की। अब उत्सर्जन में तो हम बहुत सारी चीजें निकाल रहे हैं, लेकिन इस टॉपिक का जो मेन फोकस है वो क्या है, तो याद रखिएगा ये यहाँ पर मेन फोकस है नाइट्रोजनस वेस्ट पर, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पर, है ना। एक ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट जिसमें नाइट्रोजन पाया जाएगा, ऐसे अपशिष्ट पदार्थ को हम नाइट्रोजनी वेस्ट कहते हैं। और नाइट्रोजनी वेस्ट की बात की जाए तो ये 3 टाइप के होते हैं, और जिसमें सबसे पहले एक आपको यहाँ पर बताया गया है अमोनिया। ठीक है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ये 3 हमारे नाइट्रोजनी अपशिष्ट होते हैं, यानी इन तीनों में नाइट्रोजन पाया जाता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यूरिया की, और सॉरी अमोनिया की। अमोनिया की अगर बात की जाए तो अमोनिया जो है, जो भी जीव, ऐसे जीव जो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें हम कहते हैं अमोनोटेलिस। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अमोनोटेलिज्म। ऐसे जीव जो अमोनिया को रिलीज कर रहे हैं, और अमोनिया को रिलीज करने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, अमोनोटेलिज्म कहलाती है। और इन जीवों को हम कहते हैं अमोनोटेलिक। ठीक है, अमोनोटेलिक क्या हो गए, ऐसे जीव हो गए जो अमोनिया को वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में रिलीज कर रहे हैं, और ये या उत्सर्जित करने वाली जो है वो कहलाती है अमोनोटेलिज्म। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, तो ऐसे इसमें अमोनिया ही स्क्रीट प्रोडक्ट होता है, स्क्रीटरी प्रोडक्ट होता है। अमोनिया जो होता है ये बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है। जितने भी आपको मैंने वेस्ट प्रोडक्ट बताए हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, इन सब में अगर देखा जाए अमोनिया सबसे ज्यादा विषाक्त होता है, सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है। उसके अलावा ये जल में सबसे अधिक घुलनशील होता है, सबसे ज्यादा वाटर सॉल्युबल होता है, और इसको शरीर से बाहर निकालने के लिए सर्वाधिक जल की जरूरत होती है, अधिक जल की आवश्यकता होती है, नीड मोर वाटर। कितना पानी चाहिए, तो मान के चलिए अगर 1 ग्राम अमोनिया का उत्सर्जन करना है तो इसके लिए लगभग 300 से लेकर के 500 ml
वाटर की जरूरत होती है। 1 ग्राम अमोनिया को उत्सर्जित करने के लिए लगभग 300 से 500 ml पानी की जरूरत है। आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा यहाँ पर पानी की जरूरत होगी। तो इसीलिए जो जीव जल में ही रहते हैं उनका उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया होगा, बाकी जीवों का नहीं। कारण क्या है कि अब देखो इतना ज्यादा पानी की जरूरत हो रही है स्क्रीट आउट करने की लिए, तो पता चला जीव जो है बस पानी पीता रहेगा और स्प्लिट आउट ही करता रह जाएगा, है ना। इसलिए जो है हमारा जो है वेस्ट प्रोडक्ट जो है अमोनिया नहीं है। तो कह रहे अमोनिया बहुत टॉक्सिक होता है लेकिन जल में घुलनशील होता है और इसके निष्कासन के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। ऐसे कौन कौन से जीव हैं जहां पर अमोनिया उत्सर्जित पदार्थ होता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे बोनी फिशेस जो होती है, अस्थिमय मछलियां, एम्फीबियस उभयचर, है ना। ऐसे जीव जो जल और थल दोनों में रहते हैं उन्हें हम उभयचर या एम्फीबियन कहते हैं। और उसके अलावा कुछ जलीय कीट होते हैं, जो जलीय कीट इंसेक्ट जो पानी में रहते हैं, है ना, उन्हें हम जलीय कीट कहते हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट कहते हैं। कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं जो जलीय जीव होते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछता है जलीय जीव का उत्सर्जित पदार्थ क्या है, यानी एक्वेटिक एनिमल्स का उत्सर्जित पदार्थ क्या है। तो एक्वेटिक एनिमल्स जो है अमोनिया रिलीज करते हैं, ठीक है। तो यही चीजें आपको यहाँ पर बताई गई है। तो कह रहे हैं अमोनोटेलिक एनिमल, अमोनोटेलिक ऐसे जीव जो अमोनिया रिलीज करते हैं अमोनोटेलिक कहलाते हैं। ये जो होते हैं पानी में रहते हैं या फिर जो है ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर आर्द्रता रहती है या अपनी जहां पर ज्यादा पानी पाया जाता है, ताकि वो अधिक से अधिक पानी को लेकर के अमोनिया को स्प्लिट आउट कर सके, ठीक है। तो ये बात हो गई अमोनिया की। और ये आप यहाँ पर देख भी रहे हैं, है ना, ये हमारे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो अमोनिया स्प्लिट आउट कर रहे हैं। अमोनिया के बाद अगर बात की जाए यूरिया की, ठीक है, अब हम बात किसकी कर रहे हैं? यूरिया की। यूरिया ऐसे जीव जो यूरिया रिलीज करते हैं वो कहलाते हैं यूरियोटेलिक। याद रखेंगे, यूरिया रिलीज करने वाले जीव क्या कहलाएंगे? यूरियोटिलिक कहलाएंगे। और जिस जीव के द्वारा यूरिया उत्सर्जित हो रही है, तो यूरिया उत्सर्जित करने की जो प्रोसेस होती है वो यूरियोटेलिज्म कहलाती है, ठीक है। तो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? यूरियोटेलिज्म कहलाएगी। जीव क्या कहलाएंगे? यूरियोटेलिक कहलाएंगे, ठीक है। यूरिया इनका उत्सर्जित पदार्थ होगा। अगर अमोनिया से हम इसका कंपैरिजन करें तो अमोनिया की अपेक्षा ये लेस टॉक्सिक होता है, कम जो है ये विषाक्त होता है, यानी कम जहरीला होता है। अगर बात की जाए तो ये वाटर कंजर्विंग है, जल की बचत करने वाला है। और जल की बचत करने वाला कैसा क्यों हुआ? क्योंकि इसको उत्सर्जित करने के लिए हमें कम जल की जरूरत होती है। कितनी जल की जरूरत होती है? तो 1 ग्राम यूरिया को स्प्लिट आउट करने के लिए लगभग हमें 50 ml ऑफ वाटर की जरूरत होती है ना। 1 ग्राम यूरिया को उत्सर्जित करने के लिए लगभग 50 ml जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। किन जीवों में यूरिया जो है एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है? तो याद रखेंगे मैमल्स में है, स्तनधारी में है। मैमल्स क्या होते हैं? जिनमें मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? स्तनधारी कहते हैं। स्तन ग्रंथियां जिन जीवों में पाई जाती हैं स्तनधारी कहलाते हैं। ये अपने बच्चों को जन्म देते हैं और उन्हें दूध पिलाते हैं, ठीक है। उसके अलावा टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियन, स्थलीय उभयचर, ऐसे उभयचर जो ज्यादातर कहाँ पर रहते हैं? धरती पर रहते हैं। और उसके अलावा कुछ समुद्री मछलियां हैं जो कि यूरिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट उत्सर्जित करती हैं, ठीक है। तो अमोनिया जो भी जीव यूरिया जो भी जीव उत्सर्जित करते हैं वो यूरियोटेलिक कहलाते हैं। अमोनिया की अपेक्षा ये कम टॉक्सिक होता है और इसको रिलीज करने के लिए कम जल की जरूरत होती है अमोनिया की अपेक्षा। तो ये बातें हो गई यूरिया की। यूरिया के बाद अब हम लोग बात करते हैं यूरिक एसिड की। यूरिक एसिड की अगर बात की जाए तो ये सबसे कम टॉक्सिक होता है, सबसे कम विषैला होता है ना। तो ऐसे जीव जो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं उनको हम कहते हैं यूरिकोटेलिक। ऐसे जीव जो यूरिक एसिड रिलीज करेंगे वो कहलाएंगे यूरिकोटेलिक। और यूरिक एसिड रिलीज करने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है यूरिकोटेलिस, ठीक है।
और ये सबसे कम टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, लीस्ट टॉक्सिक होता है, इससे सबसे कम पानी लॉस होता है, न्यूनतम जल की हानि होती है। क्यों न्यूनतम जल की हानि होती है? क्योंकि इसको स्प्लिट आउट करने के लिए बहुत ही कम जल की जरूरत होती है। कितने कम पानी की जरूरत होती है? तो 1 ग्राम यूरिक एसिड को रिलीज करने के लिए लगभग ml ऑफ वाटर की जरूरत होती है। अब आप सोच सकते हैं कितना कम पानी चाहिए। अमोनिया को सबसे ज्यादा चाहिए और 1 ग्राम के लिए लगभग 300 से 500 ml पानी की जरूरत है। यूरिया को चाहिए लगभग 50 ml, और जब बात करते हैं यूरिक एसिड की तो इसे मात्र 10 ml पानी की ही जरूरत होती है। तो आप समझ सकते हैं इसको कितने कम पानी की जरूरत होती है। किन जीवों में जो है ये उत्सर्जी पदार्थ के रूप में पाए जा रहे हैं? तो याद रखेंगे, बर्ड्स है, पक्षी है, रेप्टाइल्स है ना। सरीसृप ऐसे जीव जो रेंगने वाले होते हैं उनको हम बोलते हैं सरीसृप। रेप्टाइल जैसे सांप है, छिपकली है, ये सब है ना। उसके अलावा इंसेक्ट्स है, कीट है ना। और लैंड स्नेल्स है, स्थलीय घोंघे है। इन सब में जो है यूरिक एसिड उत्सर्जी पदार्थ के रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो यहाँ पर जो है आपको मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। और बहुत बार ये पूछ लेता है कौन सबसे अधिक विषैला होता है, कौन सबसे कम विषैला होता है, या जो जीव यूरिया उत्सर्जित करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यूरिक एसिड उत्सर्जित करने वाले जीवों को हम क्या कहते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। किस जीव का उत्सर्जी पदार्थ क्या है, इस तरह से भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बात हो गई कि हमारा कौन कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट है और किस वेस्ट प्रोडक्ट को कौन सा जीव रिलीज कर रहा है। अब उत्सर्जन अगर हो रहा है तो जाहिर सी बात है इस उत्सर्जन के लिए कुछ विशेष प्रकार के अंग भी पाए जाएंगे, ऑर्गन भी पाए जाएंगे। तो हम बात कर लेते हैं इस उत्सर्जन के लिए जो विशेष प्रकार के अंग हैं वो कौन कौन से होंगे। देखिएगा, अलग अलग जीव हैं तो अलग अलग जीवों का अलग अलग स्ट्रक्चर है। तो उसी प्रकार से अलग अलग जीवों में अगर अलग अलग स्ट्रक्चर हैं तो कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें कुछ बॉडी पार्ट्स नहीं भी पाए जाते हैं, है ना। कुछ अलग बॉडी पार्ट्स उनके पास उत्सर्जन के लिए पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ह्यूमंस की बात की जाए, मैमल्स की बात की जाए, या आप कह दें कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट्स, ऐसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन्हें हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। उन सभी में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में किडनी पाई जा रही है, लेकिन सभी जीवों में तो ऐसा है नहीं। तो बाकी जो जीव हैं उनमें उत्सर्जी पदार्थ के लिए कुछ विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ऐसे अंग जो स्क्रीशन के लिए यूज हो रहे हैं उनको हम बोलते हैं उत्सर्जी अंग बोलेंगे। तो अलग अलग जीवों के अलग अलग उत्सर्जी अंग हैं, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए कि जो फ्लैटवर्म होते हैं जिन्हें आप चपटे कृमि कहते हैं, चपटे कृमि जो होते हैं उनमें प्रोटोन फ्रीडिया जो है इनका उत्सर्जी अंग होता है, और ये आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है ना। तो ये जो है इनका क्या है, उत्सर्जी अंग है। अगर बात की जाए अर्थवर्म की यानी केचवे की, तो नेफ्रीडिया इनका उत्सर्जी अंग होता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये नेफ्रोडिया का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि केचवे का उत्सर्जी अंग क्या होता है। तो कुछ केचवे का उत्सर्जी अंग नेफ्रीडिया होता है। ठीक है, इंसेक्ट्स भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, है ना, जैसे कॉकरोच है, टिड्डा है, इनका उत्सर्जी अंग क्या होता है, तो मालपीगियन ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं इनका उत्सर्जी अंग। और आपको यहाँ पर ये देखने को मिल रही है मालपीगियन ट्यूब्स। ठीक है, जो कि इंसेक्ट का उत्सर्जी पदार्थ है जिसके माध्यम से ये अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालेंगे। उसके अलावा जब बात की जाती है क्रस्टेशियंस की, तो जो क्रस्टेशियंस होते हैं इनका जो उत्सर्जी अंग होता है वो एंटेनल ग्लैंड्स होती हैं। एंटेनल ग्लैंड्स जो है ये स्पेसिफिक टाइप की ग्लैंड्स होती हैं जो कि स्प्लिट आउट करने के लिए पाई जाती हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं वर्टिब्रेट्स की, कशेरुक की, जिनमें रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं, उनका उत्सर्जी अंग होता है किडनी यानी
जिसे आप गुर्दा भी कहते हैं। और हम कह सकते हैं ह्यूमन, या आप कह सकते हैं मैमल्स। इन सब का उत्सर्जी अंग कौन है? इन सब का उत्सर्जी अंग है हमारा किडनी। तो इस टॉपिक में अब हम फोकस करने जा रहे हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। और जैसे ही आपसे कहा जाएगा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की हम बात करने वाले हैं, वहां पर हम तुरंत जो है फोकस करेंगे किस पर? किडनी पर, है ना। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम नाम क्या दिया गया है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। और जब भी आपको मैंने कहा सिस्टम टर्म का प्रयोग किया जाएगा, तो सिस्टम से आप तुरंत समझ जाएंगे यहाँ पर मोर देन वन ऑर्गन इन्वॉल्व हुआ है, या आप कह सकते हैं ऑर्गन्स का समूह, ग्रुप ऑफ ऑर्गन इन्वॉल्व हुए हैं। इसीलिए इन्हें हमने क्या नाम दिया है? सिस्टम नाम दिया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारा ह्यूमंस होते हैं उनमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में तो जो यूरिया पाया जा रहा है, इस यूरिया को एक्सक्रीट आउट करने के लिए हमारे कौन कौन से अंग इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। किडनी है ना, किडनी जिन्हें आप वृक्क कहते हैं, ये आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। उसके अलावा यहाँ पर यूरेटर होता है, यूरेटर यानी मूत्रवाहिनियां। उसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा, ये हमारे ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये हमारी किडनी का स्ट्रक्चर है, जिसे आप गुर्दा या वृक्क के नाम से जानते हैं। किडनी में क्या होगा? यहाँ पर हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो जो है अपने ब्लड से बाहर निकल जाएगा। अब उसके बाद ये वेस्ट प्रोडक्ट आएगा कहाँ पर? तो ये स्टोर होगा यूरिनरी ब्लैडर में, मूत्राशय में। लेकिन उसके पहले ये किस रास्ते से होता हुआ आएगा? और जो इस रास्ते को हम क्या बोलते हैं? यूरेटर यानी मूत्रवाहिनी बोलते हैं। यानी जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है वो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचा है। किस रास्ते से होता हुआ पहुंचा है? यूरेटर यानी मूत्रवाहिनियों से होता हुआ पहुंचा है। उसके बाद फिर ये यूरेथ्रा के रास्ते हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, जिसे हम मूत्र मार्ग कहते हैं, ठीक है, या यूरेथ्रा कहते हैं। तो ये हमारे जो किडनी है इसका जो है आप कह सकते हैं सपोर्ट करने वाले ऑर्गन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के किडनी के साथ साथ कौन से अंग हमारे जुड़ करके हमारे एक्सक्रीशन में यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम को आसान बना रहे हैं। तो किडनी फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है। इस वेस्ट प्रोडक्ट को ला करके हमें स्टोर कहाँ करना है? यूरिनरी ब्लैडर में करना है। और यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? यूरेटर कर रहा है। और उसके बाद ये वेस्ट प्रोडक्ट हमारे शरीर से जो बाहर निकल रहा है, इसमें सहयोग करता है हमारा यूरेथ्रा, ठीक है। अब जो है, अब हम बात करते हैं ये जो हमारी किडनी है ये फंक्शन कर रही है, तो ये किसके सहायता से कर रही है? तो आपको पहले ही पता है हमारे शरीर का निर्माण किससे हुआ है? कोशिकाओं से हुआ है, सेल से हुआ है। और आपको ये भी पता है हमारे शरीर में कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगर बात की जाए कि किडनी का निर्माण हमारी कौन सी कोशिका करती है, तो किडनी का निर्माण करती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन एक विशेष प्रकार की कोशिका है जो कि हमारे किडनी का निर्माण करती है। अब ये जो नेफ्रॉन है ये दो प्रकार के जनरली हमारे पाए जाते हैं, जिसमें से एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा होता है जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो जो इनमें डिफरेंस क्या है? तो याद रखेंगे जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं, इनके ये जो लूप्स होते हैं, यानी जो आप कह सकते हैं इनकी जो ये आप ट्यूबुलर पार्ट देख रहे हैं, ये छोटा होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन का, ठीक है, शॉर्ट लूप होते हैं। और जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है, इसका जो लूप होता है आप देख रहे हैं साइज में बड़ा होता है। ये मेन डिफरेंस इनका होता है। अल्टीमेटली ये काम क्या करेंगे? फाइनली ये काम करेंगे हमारे शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट निकालने का। अच्छा, ये वेस्ट प्रोडक्ट निकलता कैसे है, काम कैसे होता है, इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है ये हमारा, क्योंकि देखिएगा अगर जो है हमारे शरीर में कोई भी प्रक्रियाएं हो रही है तो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है ना, ये हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी होता है। और इसीलिए हमें पढ़ने की जरूरत होती है ह्यूमन फिजियोलॉजी को। और कुल मिलाकर के
बारे में जानना बहुत ही अच्छी बात होती है। अगर आप इस चीज़ को सोचेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम कितना कॉम्प्लिकेटेड है, एक्सक्रीटरी, रेस्पिरेशन, आप इसको कॉम्प्लिकेटेड मान करके चलेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड रहेगा ही। लेकिन अगर आप ये मान करके पढ़ेंगे कि ये हमारे ही शरीर का एक हिस्सा है और जो हमारे शरीर में 24/7 काम करने वाला है, तो ये कैसे काम हमारे शरीर में कर रहा है, तो ये हमारा ही शरीर है। यानी हम जान किसके बारे में रहे हैं, खुद के बारे में जान रहे हैं, तो खुद के बारे में जानना अच्छी बात होती है ना? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो जब हम इस ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो हमारा जो यहाँ पर एक्सक्रीशन है, इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका भी वही उद्देश्य है, जो एक्सक्रीशन का उद्देश्य है, शरीर के से चपाचपाई अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, ठीक है? अब यहाँ पर कौन-कौन से पदार्थ बाहर निकलेंगे देखो, अब हम यहाँ पर फोकस किस कर रहे हैं, फोकस हम ह्यूमन पर कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होंगे, यूरिया, यूरिक एसिड, है ना? मेनली हमारा वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, वो तो यूरिया होता है। लेकिन जो है इसमें अभी हम बात करेंगे कि डायरेक्टली यूरिया का फॉर्मेशन हमारे शरीर में नहीं होता है। उसके अलावा क्रिएटिनिन है, ये क्या होता है, तो क्रिएटिनिन जो है जब हमारी मसल्स होती हैं वो ब्रेक डाउन होती हैं, तो उनसे जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसे हम क्रिएटिनिन कहते हैं। इन सब को हमें क्या करना है, अपने शरीर का संतुलन बाहर बनाए रखने के लिए बाहर निकालना है, ठीक है? तो इसलिए हमें एक्सक्रीशन की जरूरत पड़ती है। मेन ऑर्गन जो है हमारा क्या है, तो याद रखेंगे मेन ऑर्गन हमारा किडनी होता है, जिसे हम वृक्क कहते हैं, और ये सेम के आकार का होता है, बीन शेप होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। कहाँ प्रेजेंट होता है, तो हमारी जो आप कह सकते हैं जो रीढ़ की हड्डी है, कुल मिलाकर के जो बैक साइड से अगर आप देखेंगे तो हमारी रीढ़ की हड्डी है, और उसके जस्ट आगे जो है दोनों साइड पर हमारी किडनियां मौजूद होती हैं, ठीक है? और उसके बाद जो है यहाँ पर पाया जाता है यूरेटर। काम क्या करता है, तो यूरेटर जो भी हमारे किडनी ने फंक्शन करके वेस्ट प्रोडक्ट हमें दिए हैं, वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर में लेकर के आता है, ठीक है? ये काम होता है यूरेटर का। यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या होता है, यूरिन को स्टोर करना। यूरिनरी ब्लैडर के पास एक स्पेशल टाइप का टिश्यू पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिशनल टिश्यू। ये एक ऐसा टिश्यू होता है जिसके पास स्ट्रेच होने की क्षमता होती है। ये ठीक ऐसे ही होता है जैसे गुब्बारा, गुब्बारे में आप पानी भरते हो, हवा भरते हो, तो गुब्बारा फूल जाता है, और उसके बाद जब उससे आप पानी निकाल देते हो तो गुब्बारा प्रॉपर पुरानी कंडीशन में आ जाता है। ठीक ऐसे ही होता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, जब यूरिन स्टोर होता है तो यूरिन स्ट्रेच हो जाता है, और जैसे ही यूरिन बाहर निकलता है वो पुरानी कंडीशन में आ जाता है, ठीक है? तो इस तरह से जो है हमारा यूरिनरी ब्लैडर फंक्शन करता है। यूरिनरी ब्लैडर के पास 250 ml से लेकर के 750 ml यूरिन स्टोर करने की क्षमता होती है। 250 से लेकर के 750 ml यूरिन स्टोर करने की क्षमता इसके पास होती है, ठीक है? अब हमारे जो है यूरिनरी ब्लैडर के बारे में यही बात आपको यहाँ पर बताई गई है कि जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है वो यूरिन को स्टोर करने का काम करता है, और जो है ये अस्थायी रूप से यानी टेम्परेरी रूप से यूरिन को स्टोर करता है। कहने का मतलब है एक टाइम के बाद हम क्या करते हैं, यूरिन को एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। बहुत लंबे समय तक हम यूरिन को स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, इसीलिए जो है इसको अस्थायी यानी टेम्परेरी यूरिन यूरिन स्टोरेज का बात बोला गया है। उसके बाद यूरेथ्रा क्या करता है, यूरेथ्रा जो है यूरिन को एक्सपेल आउट करता है, ठीक है? मूत्र को शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करता है, ठीक है? और यहाँ पर एक बात आपको ये भी बताई गई है, कैसी थैली है, मस्कुलर सैक है ना? हमारी मसल से बनी हुई जो आप कह सकते हैं एक थैली है जिसमें यूरिन स्टोर होता है, ठीक है? अब यहाँ पर हमने बात कर ली कि जो हमारा किडनी है, या यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, और ये सब फंक्शन क्या करते हैं, है ना? अब हम बात करते हैं जो हमारी किडनी है उसका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। तो किडनी के स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो जनरली हमारा जो किडनी है
हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक तो है ना, यहाँ पर 3 मेजर पार्ट्स होते हैं जो हमारी किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। पहला पार्ट अगर आप देखेंगे तो इसे हम रीनल कॉर्टेक्स या वक्रीय प्रस्थास्था कहते हैं, है ना? ये जो बाहरी भाग आपको दिख रहा है, ये क्या है हमारा रीनल कॉर्टेक्स है। और रीनल कॉर्टेक्स जो होता है ये हमारे किडनी का सबसे आउटर पार्ट होता है। नेक्स्ट पार्ट हमारा होता है रीनल मेडुला वक्रीय मज्जा। और ये जो हमारा इनर पार्ट होता है, इनर रीजन होता है, जिसमें पिरामिड की तरह स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, है ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये हमारा रीनल मेडुला यानी रीनल वक्रीय मज्जा का स्ट्रक्चर है। ठीक है। तीसरा पार्ट होता है रीनल पेल्विस, है ना। और रीनल पेल्विस जो होता है ये काम क्या करता है, तो देखिएगा, जो हमारा रीनल कॉर्टेक्स है, रीनल मेडुला है, ये दोनों काम क्या कर रहे हैं हमारे, देखो, हम लोग जो भी हम करें, हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे शरीर में, ये वो वेस्ट प्रोडक्ट है कहाँ, तो याद रखिएगा ये सारी चीजें हमारे ब्लड में ही है। हमारे ब्लड में हेल्दी चीजें भी हैं, यानी वो चीजें भी हैं जिसको हमने खाया पिया पचाया है और बॉडी के हर पार्ट में हमें भेजना है। और उस अनहेल्दी चीजें भी हैं जिसको हमें शरीर से बाहर निकालना है। तो जो भी हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो कहाँ पर है, हमारे ब्लड में है। और ये जो फिल्ट्रेशन की बात हम करते हैं, इनको स्क्रिट आउट करने की बात करते हैं, तो इनका फिल्ट्रेशन होता है, ये छान कर हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। तो क्या ऐसी कोई छन्नी लगी हुई है हमारे शरीर में, जैसे हम चाय बनाते हैं, चीनी, चायपत्ती, अदरक, ये सारी चीजें छान करके बाहर निकाल देते हैं, फिर चाय पीते हैं, तो ऐसा कुछ हमारे शरीर में है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे ब्लड में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर चीजों का फ्लो होता है, और फ्लो हो करके वो जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। तो जो हमारा रीनल कॉर्टेक्स वाला हिस्सा है और मेडुला वाला हिस्सा है, ये मेनली चीजों को फिल्टर आउट करने में हेल्प करता है। और जो हमारा रीनल पेल्विस होता है वो यूरिन को कलेक्ट करता है। ठीक है। और ताकि जो है ये यूरेटर में जाए और फिर यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचे, यानी यूरेटर में जाने से पहले एक जगह कहीं तो यूरिन स्टोर होगा, है ना। तो वो स्टोर कहाँ पर होता है, रीनल पेल्विस वाले हिस्से में स्टोर होता है। ठीक है। और फिर ये क्या काम करेगा, यूरिनरी जो यूरेटर में भेज देगा, और यूरेटर के रास्ते फिर ये यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, और फिर यूरेथ्रा के सहारे बाहर निकल जाएगा। ठीक है। तो ये काम होता है हमारे किडनी का। लेकिन किडनी में ये काम कौन करता है, तो किडनी में ये काम करता कौन है, नेफ्रॉन करता है। नेफ्रॉन क्या है, तो नेफ्रॉन हमारी किडनी की स्मॉलेस्ट यूनिट है। इसमें अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया। तो सबसे छोटी किडनी की क्रियात्मक इकाई, फंक्शनल यूनिट कौन होती है, तो वो होती है हमारी जो है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अगर आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अगर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एक कप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। और ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम बाउमेंस कैप्सूल कहते हैं। क्या बोलते हैं, बाउमेंस कैप्सूल कहते हैं। और ये कप की तरह ऐसे ही संरचना होती है। और इस कप की तरह संरचना में हमारी रुधिर वाहिनियां होती हैं, छन्नी नहीं लगी है, रुधिर वाहिनियां हैं। अब बहुत ही ध्यान से समझिएगा, यहीं पर पूरी किडनी की, यानी आप कह सकते हैं नेफ्रॉन की फंक्शनिंग है। यानी हम यहाँ पर ये जान पाएंगे कि हमारे शरीर में यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम बाउमेंस कैप्सूल बोलते हैं। और ये आप देख पा रहे हैं बाउमेंस कैप्सूल को। और इसी में हमारा जो है, हमारी ब्लड वेसल्स हैं। और जो ब्लड वेसल्स हैं, जिनमें आप याद रखेंगे कि ब्लड वेसल्स में ही क्या है, हमारा हेल्दी चीजें भी है और हमारा वेस्ट प्रोडक्ट भी है। अब यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पर चीजों का ये ब्लड वेसल्स हैं, इनमें चीजों का कंसंट्रेशन बहुत ही हाई है। चाहे वो वेस्ट प्रोडक्ट हो या हमारी यूजफुल थिंग्स हो, उनका कंसंट्रेशन यहाँ पर हाई है। उसके बाद आप ये देख रहे हैं, ये हमारा जो पूरा पार्ट होता है, जिसे हम ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन बोलते हैं। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में हमारा पीसीटी है, डीसीटी है और हेनले लूप है।
ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर पाई जा रही हैं। अब होता क्या है कि यहाँ पर चीजें बाहर कैसे निकलेंगी, क्योंकि फिल्टर तो कोई लगा नहीं है। तो आपको याद होगा, मैंने आपको एक टर्म पढ़ाया था, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जिसे हम विसरण कहते हैं। विसरण क्या होता है, तो याद रखेंगे, विसरण हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होता है। किसी चीज का जो बहाव होगा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होना डिफ्यूजन यानी विसरण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो जैसे आप देखते हैं, अगरबत्ती आप घर में कहीं एक जगह पर जलाते हैं या परफ्यूम आप लगाते हैं, तो आप देखते हैं पूरे कमरे में परफ्यूम या जो है अगरबत्ती की स्मेल फैल जाती है। तो वो कहाँ, जहां पर आपने लगाई कंसंट्रेशन ज्यादा था, बाकी जगहों पर कंसंट्रेशन ना के बराबर था, तो यहाँ पर आपने देखा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट हो गया। ठीक ऐसे ही प्रक्रिया हमारे नेफ्रॉन में भी होती है। तो नेफ्रॉन में क्या है कि ये जो ब्लड वेसल्स है, यहाँ पर चीजों का कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा हाई है, लेकिन जो ये ट्यूबुलर पार्ट आप देख पा रहे हैं, ट्यूबुलर पार्ट्स में चीजों का कंसंट्रेशन बहुत ही कम है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर यहाँ पर मूवमेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है हमारी जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पर जो है जिसे हम ग्लोमेरुलर बोलते हैं, है ना, ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ये वाला हिस्सा आप इसको देख पा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हमारी जो क्या बोलते हैं, कैपिलरीज है, जिसमें ब्लड वेसल्स भरा हुआ है, सॉरी ब्लड भरा हुआ है, इसे हम अपेरेंट एट्रियोल्स बोलते हैं, अभिवाही धमनिका बोलते हैं। ठीक है, जिसमें जो है वेस्ट प्रोडक्ट जो है भरा हुआ है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट को से जो है कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं, ये हमारी क्या है, वो आर्टरी है जो कि जिसमें बॉडी से इम्प्योर यानी आप कह सकते हैं वेस्ट प्रोडक्ट वाले ब्लड आ रहे हैं, इसे हम अभिवाही या अपेरेंट आर्टियोल बोलते हैं। और जो फिल्टर आउट होने के बाद जो आर्टरी जिसमें अब जो है शुद्ध चीजें हैं, यानी वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल चुका है, उसे हम इफेरेंट आर्टियोल बोलते हैं, अपवाही धमनिकाएं बोलते हैं। ठीक है, जो है यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होगा। ठीक है, तो ये जो है आपको ये सारी चीजें जो आपको दिखाई दे रही, जो पूरा गुच्छा बना हुआ है ब्लड वेसल्स का, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और जो हमारा कप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे हम बाउमेंस कैप्सूल बोलते हैं, इसी में ये सारी अटैच होती है ना। तो कह रहे हैं जो हमारा ग्लोमेरुलस को घेरने वाली कप आकार की संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं, बाउमेंस कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो बाउमेंस कैप्सूल है, यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा पार्ट क्या है, एक तो बाउमेंस कैप्सूल हो गया, दूसरा ग्लोमेरुलस हो गया। तो ग्लोमेरुलर क्या है, जो हमारी सारी ब्लड वेसल्स हो गई, और ब्लड वेसल्स को इकट्ठा रखने के लिए एक कप लाइक स्ट्रक्चर पाया गया, जिसे हमने बाउमेंस कैप्सूल कहा। नेक्स्ट जो हमारा ट्यूबुलर पार्ट है, जिसको हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीसीटी बोलते हैं, जो ये वाला हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये है पीसीटी का। इसका काम क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन का, पुनः अवशोषण का। ठीक है, फिर ये वाला जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या है, ये वाला हिस्सा हमारा हेनले लूप कहलाता है, या लूप ऑफ हेनले कहलाता है। ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है। आपने देखा होगा जो जूड़ा वाली पिन आती है, वो इसी शेप की होती है, इसीलिए इसे हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसका काम क्या होता है, ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखना, है ना, हमारे शरीर में वाटर और मिनरल का बैलेंस बना रहे, इसी को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस बनाना। ठीक है, वो काम होता है लूप ऑफ हेनले का। अब नेक्स्ट हमारा टिब्यूल का पार्ट है, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, डीसीटी हम बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, तो इसका काम सिक्रीशन और रीएब्जॉर्प्शन का काम होता है। अभी आपको हो सकता है ये सिक्रीशन क्या है, रीएब्जॉर्प्शन क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा हो, अभी इसको 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। तीसरा जो है नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है, कनेक्टिंग डक्ट है ना, संग्रह नलिका है। इसमें क्या होता है, जो हमारा सारा फिल्टर होकर के यूरिन बन गया है, यहाँ पर वो चीजें सारी जो है कलेक्ट होती हैं, और कलेक्ट होकर के फिर जाती हैं हमारे यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, अब देखिएगा,
अब आपको ये चीजें, अभी तक आपने इनके पार्ट पढ़े कि जो हमारा नेफ्रॉन है उसमें कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, लेकिन ये पार्ट में क्या क्या स्टेप होते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, जो हमारा फिल्ट्रेशन का काम क्या, फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है? फिल्ट्रेशन का मतलब है कि हमारे शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देना, ये काम हो रहा है हमारी किडनी के नेफ्रॉन में। अब अल्टीमेटली ये क्या कर रहे हैं? यूरिन को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं डायरेक्टली यूरिन तो बना नहीं, बहुत सारी चीजें कंबाइन हुई हैं और कंबाइन होकर के फिर यूरिन बनाई है। इसका मतलब जो यूरिन फॉर्मेशन है हम उसके स्टेप की बात करते हैं। तो यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर आप कह सकते हैं कुछ स्टेप्स होते हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो मूत्र के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है ना, तो वह मौलिक तंत्र जिसके द्वारा वेस्ट वेस्ट प्रोडक्ट को हम फिल्टर आउट कर रहे हैं और मूत्र को बना रहे हैं यानी यूरिन को फॉर्म कर रहे हैं, वो हमारी कहलाती है यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस। यहाँ पर हम बात करते हैं 3 स्टेप होते हैं। यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स होते हैं, 3 चरण होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है? तो याद रखेंगे, पहला स्टेप होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर निस्यंदन, फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? निस्यंदन होता है। इस स्टेप को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कह सकते हैं। इस परानिस्यंदन भी कहते हैं। इस फिल्टर को हम क्या कहते, इस स्टेप को परानिस्यंदन कहते हैं। अब इसमें होता क्या है? तो याद रखिएगा, जो ये वाला स्टेप है हमारा, ये कहाँ पर होगा? ये इस जो हमारा बाउमेंस कैप्सूल वाला हिस्सा है, यहाँ पर ये स्टेप परफॉर्म होगा। तो होता क्या है, ये वाला हिस्सा क्या है? हमारी ग्लोमुलर कहलाता है। अब ये जो ग्लोमुलर है, यहाँ कहाँ पर है? हमारी बाउमेंस कैप्सूल में है। और मैंने आपसे कहा बाउमेंस कैप्सूल में ये जो ये वाला हिस्सा होता है, इसमें ब्लड वेसल्स हैं और ब्लड वेसल्स में हमारी चीजों का कंसंट्रेशन हाई है, वेस्ट प्रोडक्ट भी है, इसमें हमारे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, सारी चीजें हैं और हर चीजों का कंसंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा है। लेकिन जो ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, जिसे हम ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन बोलते हैं, जिसमें हमारा डीसीटी, पीसीटी, हेनले लूप और कलेक्टिंग डक्ट है, इसमें चीजों का कंसंट्रेशन बहुत ही कम है, चीजें ना के बराबर हैं। और आपको पहले भी पता है कि कंसंट्रेशन जब किसी चीज का हाई होता है कहीं पर और कहीं पर कंसंट्रेशन बहुत लो होता है, तो वहां पर क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। अब जब डिफ्यूजन यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और यहाँ कंसंट्रेशन बहुत ही कम है, तो यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट हो जाएगा। और जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर यहाँ पर मूवमेंट होगा, तो अब लगभग सारी चीजें इधर बाहर आ जाएंगी, क्योंकि इधर सब चीजें ना के बराबर हैं। तो लगभग यहाँ का लगभग 99.99% यानी लगभग 100% चीजें सारी इधर चली आएंगे फिल्टर आउट होके। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फिल्ट्रेशन बहुत ही फाइन हुआ है और बहुत ही फाइन फिल्ट्रेशन हुआ है, इसीलिए इस स्टेप को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर कही गई है। ब्लड इज फिल्टर्ड इनटू ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलर में रक्त का निस्यंदन होता है। क्या क्या चीजें होती हैं यहाँ पर? तो पानी है, वाटर है, सॉल्ट है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, ये सारी चीजें कहाँ पर आती हैं? हमारे बाउमेंस कैप्सूल में आती हैं और बाउमेंस कैप्सूल से एंटर होकर के हमारे जो ट्यूबुलर पार्ट है वहां पर एंटर हो जाती हैं। तो लगभग सारी चीजें इधर आ गई हैं, इसीलिए पहले स्टेप को हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर काम किस चीज का हो रहा है? फिल्ट्रेशन का हो रहा है। तो पहला स्टेप क्या हो गया? फिल्ट्रेशन। अब देखो सारी चीजें लगभग अगर इधर आ गई हैं और इसमें पानी भी है, ग्लूकोज भी है, अमाइनो एसिड भी है, सारी चीजें हैं, और अगर सारी चीजें शरीर से बाहर निकल जाएंगी, तो एक बात बताइए, खाने पीने का फायदा क्या हुआ? सब कुछ शरीर के बाहर निकल गया, वीक हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, है ना? तो सब कुछ बाहर शरीर से निकाल नहीं सकते, और जब सब कुछ बाहर शरीर से नहीं निकाल सकते और यहाँ सब कुछ बाहर निकलने को तैयार है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे? उस स्थिति में हमारा ये जो नेफ्रॉन है उसका कुछ हिस्सा क्या करेगा? इन चीजों को जिनको उसने
बाहर निकाल दिया था और वो हमारे लिए जरूरी थी, उन सभी को क्या करेगा, फिर से एब्जॉर्ब करेगा, उनका अवशोषण करेगा। और दूसरा स्टेप क्या कहलाता है, दूसरा स्टेप हमारा कहलाता है चयनात्मक रीअब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। क्यों? क्योंकि ये चीजों को सेलेक्ट करेगा, कौन सी चीजें हमारे लिए हेल्दी हैं और कौन सी अनहेल्दी हैं, उन चीजों को ये क्या करेगा, रीअब्जॉर्ब करेगा। तो उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, ग्लूकोज आएगा, अमाइनो एसिड्स आएंगे, पानी आएगा और हमारे मिनरल्स आएंगे, सॉल्ट आएंगे, ठीक है। इनको ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा फिर से। तो सेकंड स्टेप क्या कहलाता है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, या आप इसको केवल रीअब्जॉर्प्शन के नाम से भी कह सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब ये रीअब्जॉर्प्शन करता है ना, तो रीअब्जॉर्प्शन के दौरान कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो जाता है और भावनाओं में बह करके ये ज्यादा चीजों को रीअब्सॉर्ब कर लेता है। और ज्यादा चीजों को रीअब्सॉर्ब करेगा तो भी फिर समस्या बढ़ जाएगी। तो फिर ये क्या करता है, जिन चीजों को एक्स्ट्रा रीअब्सॉर्ब किया था उनको फिर से सिक्रीट आउट करेगा। तो तीसरा स्टेप हमारा हो जाता है सिक्रीशन, स्रवण, है ना। स्रवण का मतलब क्या है, बाहर निकालना। तो इस ये ट्यूबुलर पार्ट में हो रहा है, इसीलिए इसको ट्यूबुलर सेक्रेशन या फिर आप नलिकीय श्रवण के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो भी आयंस हैं, है ना, हाइड्रोजन है, पोटेशियम आयंस है, अमोनिया है या यूरिया है, ये सब जो है यहाँ से बाहर होकर के निकल जाता है, ठीक है। तो ये जो स्टेप है हमारा, वो क्या कहलाता है, सिक्रीशन का कहलाता है। तो कुल मिलाकर के 3 स्टेप हो गए आपके यूरिन फॉर्मेशन में। कौन कौन से स्टेप, पहला स्टेप जो है आपका यहाँ पर हो गया जो है फिल्ट्रेशन, है ना, निस्यंदन। दूसरा स्टेप हो गया पुनः अवशोषण यानी रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरा स्टेप हो गया सिक्रीशन। अब ये तीनों स्टेप हमारे यूरिन के जो फॉर्मेशन के कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि अब तो यूरिन का फॉर्मेशन हो गया। अब यूरिन फॉर्मेशन में क्या क्या चीजें होती हैं, तो याद रखिएगा, जो हमारा यूरिन बन गया, अब यूरिन में क्या क्या चीजें पाई जा रही हैं। तो यूरिन जो होता है, आपने देखा होगा, यूरिन में हल्का सा कलर होता है और वो जो कलर होता है हल्का सा पीला होता है। और यूरिन में ये जो हल्का सा पीला कलर होता है, वो पीला कलर किसकी वजह से होता है, तो याद रखेंगे यूरोक्रोम की वजह से होता है ना। और यूरोक्रोम क्या है, एक वर्णक है। ऐसी कोई भी चीज जो हमें कलर प्रोवाइड करती है वो वर्णक कहलाती है, पिगमेंट कहलाती है। जैसे आपको बताया कि ब्लड का कलर रेड है, क्यों है, क्योंकि हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन काम क्या कर रहा है, कलर प्रोवाइड करने का। पत्तियों का रंग हरा क्यों है, क्योंकि क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल है क्या, एक पिगमेंट है। क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, ये सब क्या है, पिगमेंट है। वैसे ही एक पिगमेंट है यूरोक्रोम, जो कि हमारे यूरिन को येलो कलर देने का काम करता है। उसके अलावा ये जो यूरिन होता है, इसमें स्मेल भी होती है, गंध भी होती है। गंध किसके कारण होती है, तो याद रखेंगे यूरिनोड। यूरिनोड जो होता है, ये जो है यूरिन में स्मेल के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। उसके अलावा जो यहाँ पर हमारा यूरिन होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, तो देखेंगे हम पर डे 1 पॉइंट, एक हेल्दी एडल्ट ह्यूमन, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य एक दिन में 1.8 लीटर यूरिन रिलीज करता है। यानी आप कह सकते हैं लगभग 2 लीटर यूरिन हम पर डे रिलीज करते हैं। ये हमारा जो लगभग 2 लीटर का यूरिन होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती है, तो याद रखेंगे इस यूरिन में लगभग 95% पानी होता है, या आप कह सकते हैं 95 से 96% यहाँ पर पानी हो सकता है, ठीक है। लगभग 95% पानी होता है, 2 से 3% यहाँ पर यूरिया होता है और 2 से 3% अदर चीजें होती हैं, ठीक है। अभी जो 2 से 3% यूरिया होता है, इसमें पर डे 25 से 30 ग्राम, है ना, 25 से 30 ग्राम पर डे हम यूरिया रिलीज करते हैं, ठीक है। तो 90% लगभग पानी है ना, 2.5% के करीब यूरिया है और 2.5% के करीब अन्य पदार्थ हैं, जिसमें सॉल्ट्स हैं या और भी चीजें जो हमने खाई हैं या अदर जो वेस्ट प्रोडक्ट बने हैं, वो सारी चीजें हैं। ये मिलकर के टोटल हमारे 100% यूरिया का फॉर्मेशन करते हैं। पर डे हम सॉरी यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। पर डे हम लगभग 25 से 30% यूरिया, सॉरी 25 से 30 ग्राम यूरिया रिलीज करते हैं, जो कि लगभग जो है आप कह सकते हैं 2.5% या आप कह सकते हैं 2 से 3% हमारे यूरिन का होता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर याद रखने वाली है, देखिएगा, हमारा जो यूरिया है, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तो है ह्यूमन का, लेकिन हमारे शरीर में सीधा यूरिया नहीं बनता है। तो फिर क्या बनता है, हमारे शरीर में
अमोनिया का निर्माण होता है। तो याद रखेंगे, अमोनिया बनता है हमारे शरीर में। तो ये जो अमोनिया बनता है, ये आपने पहले ही पढ़ा, बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है, विषैला होता है। अब ये अमोनिया हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। उसके अलावा इसको स्क्रीट आउट करने के लिए कितने ज्यादा पानी की जरूरत है, आपको बताया था 300 से लेकर के 500 ml पानी की जरूरत है। अब आप सोचो, हम लोग 25 से 30 ग्राम यूरिया पर डे जो है रिलीज कर रहे हैं, अगर इसकी जगह अमोनिया करते तो हमें जो है 10-15 लीटर पानी की जरूरत पर डे पड़ती है ना। तो हम कितना बस पानी पीते रह जाते, पानी पीते रह जाते। तो ऐसा ना हो, और वो विषैला भी है, हमारे शरीर के बहुत से अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए हमारा जो लीवर है, यकृत है, इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है, तो याद रखेंगे, यूरिया का निर्माण हमारे यकृत में होता है, लीवर में होता है। ठीक है, लीवर में होता है यूरिया का निर्माण। और कुल मिलाकर के आप ये भी कह सकते हैं कि यूरिया जो होता है वो बनता कहाँ है, तो लीवर में बनता है। या इस तरह से पूछ सकता है कि कौन सा अंग है हमारा जो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का काम करता है, तो वो करता है हमारा लिवर। इतने काम की चीज है हमारा लिवर। इसी को आप जिगर भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो यूरिन था उसका कंपोजिशन हो गया। अब हमारा जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है, यानी जो हमारा ये स्टेप है, उस स्टेप में कुछ हमारे हार्मोन्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम हार्मोन्स काम क्या करते हैं, हार्मोन्स हमारे शरीर के केमिकल कंपोजिशन को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करते हैं। यहाँ पर एक हार्मोन हमारा इन्वॉल्व होता है जिसे हम एडीएच या एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन के नाम से जानते हैं। इसे आप कुल मिलाकर के कह सकते हैं वैसोप्रेसिन। तो वैसोप्रेसिन हमारा एक हार्मोन है जो कि एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन भी कहलाता है। क्यों कहलाता है ये एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन? दरअसल होता क्या है कि ये जो हार्मोन होता है, जब हम यूरिन पास आउट करते हैं, या आप कह सकते हैं स्क्रीट आउट करते हैं, तो यूरिन एक्सक्रीशन के दौरान एक्सेस वाटर लॉस ना हो, उसको रोकने का काम करता है एडीएच। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये कैसे करता है, तो ये नलिकाओं में जल का रीएब्जॉर्प्शन करता है ना, वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लेता है, करने में सहायता करता है, ताकि एक्सेस वाटर लॉस ना हो। उसके अलावा एक हार्मोन है हमारा एल्डोस्टेरोन। ये काम क्या करता है, तो ये हमारे ब्लड में सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, और जो पोटेशियम है इसको बाहर निकालने में सहायता करता है। ठीक है, उसके बाद है एक एएनएफ आर्टियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर होता है, जो कि क्या करता है, सोडियम को बाहर निकालने में सहायता करता है। और जो है सोडियम बाहर निकलेगा तो इससे ब्लड प्रेशर क्या होगा, लो होगा। लो होने का मतलब एकदम लो नहीं करता, कहने का मतलब है हाई ना हो, इसको रोकने का काम करता है। तो इस तरह से जो है ये कुछ हार्मोन हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं हमारे यूरिन फॉर्मेशन में, या आप कह सकते हैं यूरिन को जब बाहर निकलना है ना, उन सब में और उसके फॉर्मेशन में। तो एडीएच क्या है, वैसोप्रेसिन है, जो कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। अगर बात की जाए कि एडीएच यानी वैसोप्रेसिन बनता कहाँ है, तो वैसोप्रेसिन याद रखेंगे, इसका निर्माण होता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड में, है ना, हाइपोथैलेमस ग्लैंड में, और ये रिलीज किया जाता है पीयूष ग्रंथि के द्वारा। पिट्यूटरी ग्लैंड इसको सिक्रीट करने का काम करती है। ठीक है, तो ये बात हो गई एक्सक्रीशन की। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा होगा, है ना। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कीजिए। अगर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो इवा आईओएस की ओर से आयोजित की जाने वाली टेस्ट सीरीज में एडमिशन लेकर के आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बाकी की बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से व्यस्त रहें, क्योंकि अब बहुत ही कम दिन बचे हैं आपके एग्जाम में। और तैयारी को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करेंगे। आपको साइंस की इंपॉर्टेंस तो पता ही है, कितना ज्यादा मेजर रोल प्ले करने वाला है ये आपके एग्जाम। तो चलते हैं फिर। थैंक यू एवरीवन।